हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल अपना ह्यूमैनिटीज़ गुरु में। तो आज अपने देखेंगे कि डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट क्या है, इसके क्या फीचर्स है और इसकी क्या कुछ कमी है। तो शुरुआत करते हैं चलो आज की अपनी वीडियो की। सबसे पहले डेमोक्रेसी है क्या, व्हाट इज़ डेमोक्रेसी। तो भाई सिंपल वर्ड में अगर देखा जाए ना, अगर आपसे पूछे कि डेमोक्रेसी क्या है तो बच्चा हर कोई यही बताता है ना, सिंपल से वर्ड में ये बता सकता है क्या कि डेमोक्रेसी भाई कुछ नहीं है जहां पर लोगों को वोटिंग राइट हो, जहां पर लोग अपने रिप्रेजेंटेटिव को खुद वोट डाल के चूज करते हैं। यानी कि जहां पे हेरिडिटरी सिस्टम से कोई बंदा नहीं आ रहा है, या ऐसा कुछ नहीं है कि किसी एक परिवार का ही बंदा स्पेशल बनता जा रहा है और वो आगे बनेगा, ऐसा भी कुछ नहीं होता। यानी कि सिंपल सी बात है कि डेमोक्रेसी में लोगों को राइट होता है वोट डालने का, लोगों को राइट होता है पार्टिसिपेट करने का वोटिंग के अंदर, लोगों को राइट होता है अपने हिसाब से कौन सी पार्टी को, कौन से इंसान को इलेक्ट करना है, ये राइट होता है। बेसिकली ये इसका मतलब होता है ना डेमोक्रेसी का। अब अपने इसकी थोड़ी सी अच्छे से डिटेल में चर्चा कर लेते हैं इस वीडियो में। सबसे पहले ये जो डेमोक्रेसी वर्ड है ये आया कहां से, तो ये जानते हैं ये ग्रीक वर्ड डेमोस से बना है, और ग्रीक वर्ड डेमोस और क्रेटिया या क्रेशिया इससे बना है। अब इसमें डेमोस का मतलब होता है पीपल, और ये जो वर्ड क्रेटिया या क्रेशिया जैसा भी आपका प्रोनाउंसिएशन है इसको बोलते हैं रूल। यानी कि सिंपल सी बात है, डेमोक्रेसी का मतलब क्या हो गया भाई, रूल ऑफ द पीपल। तो ये इसका ओरिजिन वर्ड कहा जाता है। तो आप जब अपने आंसर को लिखोगे और इस तरह से कुछ लिख दोगे कि ये ग्रीक वर्ड से मिलके बना है, तो आपका आंसर अच्छा लगेगा, अट्रैक्टिव लगेगा, और इनको अंडरलाइन भी आपको करना है। आगे चलते हैं, इसकी सिंपल डेफिनेशंस को जानते हैं कि डेमोक्रेसी इज अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इन विच द रूलर आर इलेक्टेड बाय द पीपल। देखो एकदम आसान सी डेफिनेशन है कि डेमोक्रेसी एक ऐसी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होती है जहां पे रूलर को इलेक्ट करा जाता है लोगों के द्वारा। आगे, इन अ डेमोक्रेसी द फाइनल डिसीजन मेकिंग पावर रेस्ट विद दोस इलेक्टेड बाय द पीपल। और हम ये भी कह सकते हैं कि डेमोक्रेसी में कहीं ना कहीं जो फाइनल डिसीजन है, यानी कि कोई भी रूल पॉलिसी बनाने का, कोई भी डिसीजन लेने का जो मेन पावर है वो उन लोगों के हाथ में है जिन लोगों को लोगों ने इलेक्ट करके आगे भेजा हुआ है। यानी कि हमारे द्वारा चूज करेंगे रिप्रेजेंटेटिव जो भी गवर्नमेंट बना रहे हैं उनके हाथ में होगा फाइनल डिसीजन, है ना, क्योंकि हमने अपनी इच्छा से उनको वोट डाला है। ठीक है, अब आगे बात करते हैं। डेमोक्रेसी मस्ट हैव फ्री एंड फेयर इलेक्शन, और ये डेमोक्रेसी का सबसे पहला बेसिक फीचर भी है। भी डेमोक्रेसी तभी कहलाएगी जब लोगों को क्या होना चाहिए, फ्री हो और फेयर हो इलेक्शन। यानी कि जो इलेक्शन हो वो एकदम फ्री और फेयर हो, उसके अंदर कोई भी किसी भी तरह का करप्शन ना हो, कोई ऐसा ना हो कि कोई पर्टिकुलर पार्टी है वो अपनी मनी पावर से या किसी भी दूसरी तरीके की मिलिट्री पावर या अपनी धौंस से इलेक्शन करवा रही है और जीत रही है। ऐसा बहुत सारी कंट्री में होता है, इवन हर एक देश में भी कुछ हद तक तो होता है कि एकदम फ्री और फेयर इलेक्शन तो होना पॉसिबल है ही नहीं। लेकिन फिर भी चलो ठीक है, कम से कम एक पर्टिकुलर पार्टी अपनी धौंस जमा के या अपनी एक तरह से अपने बोल सकते हैं ना कि गुंडागर्दी के बेस पे ना आए, ऐसा जैसे बहुत बार बहुत सारी कंट्री में हुआ, बहुत सालों तक कई सारी पार्टी ने रूल भी ऐसा करा है। अपने खैर उनकी चर्चा नहीं करेंगे, अपने मेन बात करते हैं कि डेमोक्रेसी तभी कहलाता है जब इलेक्शन कैसा हो, फ्री और फेयर इलेक्शन हो। तो आई होप यहां तक आपको कोई दिक्कत नहीं होगी कि डेमोक्रेसी कहते किसे हैं। तो डेमोक्रेसी क्या है, ग्रीक वर्ड से मिलकर बना है, और ग्रीक वर्ड डेमोस और क्रेशिया से मिलकर बना है। यहाँ पे डेमोस का मतलब पीपल होता है, क्रेशिया क्रेटिया का मतलब रूल होता है। यानी कि डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट एक ऐसी गवर्नमेंट होती है जहां पे लोगों के द्वारा रूल करा जाता है। अब आगे बात करते हैं इसके फीचर्स क्या है, यानी कि डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट की क्या खास बातें हैं, क्या इसकी महत्व है, क्या विशेषताएं हैं। सबसे पहली बात रूल ऑफ लॉ, यानी कि डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है ना, वहां पे रूल ऑफ लॉ पहली बात तो होता भी सुप्रीम है। यानी कि रूल ऑफ लॉ यानी कि लॉ से बड़ा कोई भी चीज नहीं होती, कोई भी गवर्नमेंट का इंस्टीट्यूशन या कोई भी इंसान रूल ऑफ लॉ से बड़ा नहीं होता। हर इंसान को रूल ऑफ लॉ यानी कि जो कानून में लिखी हुई बातें, कॉन्स्टिट्यूशन में लिखी हुई बातें, उसके अकॉर्डिंग ही काम करना पड़ेगा, तभी वो क्या होगा भी डेमोक्रेसी है। जबकि ऐसा जो दूसरी तरह की गवर्नमेंट होती है ना, जहां पे मोनार्की का रूल होता है या पे जहां पे डिक्टेटरशिप होती है, वहां पे ऐसा नहीं होता। वहां पे रूल ऑफ लॉ जो डिक्टेटर ने कह दिया ना उसकी वो बात है, जहां पे राजा ने जो कह दिया ना वो उसकी बात ही रूल ऑफ लॉ है। जबकि डेमोक्रेसी में ऐसा नहीं है, डेमोक्रेसी में रूल ऑफ लॉ को सुप्रीम यानी कि सबसे बड़ा माना गया है। तो देखो थोड़ी सी लाइनें पढ़ लेते हैं। द रूल ऑफ लॉ इज अ सिस्टम, प्रोसीजर, इंस्टीट्यूशन, प्रैक्टिस और स्टैंडर्ड दैट अपहोल्ड द इक्वालिटी ऑफ ऑल पीपल इन फ्रंट ऑफ द लॉ। यानी कि लॉ के सामने यहां पे हर इंस्टीट्यूशन, ये एक ऐसा सिस्टम है जहां पे हर इंस्टीट्यूशन, हर इंसान रूल ऑफ लॉ के सामने क्या होगा, एक जैसा होगा। इंश्योर अ फॉर्म ऑफ गवर्नेंस दैट इज नॉट आर्बिट्रेरी, यानी कि ये इंश्योर करवाती है कि गवर्नेंस ऐसी होगी जो आर्बिट्रेरी नहीं करेगी, यानी कि किसी का पक्षपात नहीं करेगी। एंड मोर जनरली फॉरबिड
द आर्बिट्रेरी एक्सरसाइज ऑफ पावर, और कभी भी ऐसा कोई भी पावर का यूज नहीं करेगी पर्टिकुलर जो किसी पक्षपात के लिए काम करा जा रहा हो, तो ऐसा कुछ नहीं करेगी। यानी कि सिंपल सी बात है, रूल ऑफ लॉ सुप्रीम होगा, लॉ के सामने सब कोई इक्वल होगे। द रूल ऑफ लॉ इज प्रेजेंट इन डेमोक्रेसी, और ये कहां पे मिलता है? डेमोक्रेसी में देखने को मिलता है रूल ऑफ लॉ। इट डिनोट द रूल ऑफ लॉ एज एब्सोल्यूट, यानी कि इसका मतलब है कि लॉ ही सबसे बड़ा है, लॉ से बड़ा, कानून से बड़ा कोई नहीं है। अगर कानून वायलेट हुआ तो फिर जिसने कानून वायलेट किया है, चाहे वो कोई गवर्नमेंट हो या कोई पर्टिकुलर इंस्टीट्यूट हो या कोई इंसान हो, उसको फिर पनिश किया जाएगा। और क्या होता है डेमोक्रेसी की सबसे विशेष बात भी? वन पर्सन वन वोट वन वैल्यू, यानी कि गवर्नमेंट के अंदर, डेमोक्रेसी के अंदर हर इंसान को, चाहे वो रिच हो, चाहे वो पुअर हो, चाहे उसकी कोई भी जेंडर हो, कोई भी रेस हो, कोई भी वो धर्म से बिलोंग करता हो, रिलीजन से बिलोंग करता हो, रिलीजन से बिलोंग करता हो या रीजन से, यानी कि पर्टिकुलर एरिया से बिलोंग करता हो, चाहे इलाइट क्लास हो या पॉवर्टी में रहने वाला हो, हर एक को एक वोट का राइट है। बस सिंपल सी बात है, यहां पे वोटिंग राइट के लिए आपकी मिनिमम जो एज डिसाइड करेगी, जैसे इंडिया में अभी क्या है 18 ईयर है, अभी क्या है 18 ईयर है, जो शुरुआत में 21 ईयर हुआ करती थी, अभी 18 ईयर है, जिसको बोलते हैं यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज के बेसिस पे, यानी कि कोई भी वोट डाल सकता है और एक वोट की वैल्यू भी एक ली जाएगी, चाहे आप रिच हो या पुअर हो। ऐसा नहीं होगा भी आपकी वोट की वैल्यू ज्यादा होगी या कम होगी। फ्री एंड फेयर इलेक्शन होंगे भी, ये डेमोक्रेसी की सबसे बड़ी पहचान है कि यहाँ पे इलेक्शन फ्री और फेयर होना चाहिए। हालांकि ये लिखी हुई बातें अच्छी लगती है, एकदम प्रॉपर किसी भी देश में कहीं भी एकदम प्रॉपर फ्री और फेयर इलेक्शन नहीं हो पाते, कुछ ना कुछ तो कमियां अपने को देखने को मिलती है ना कहीं पैसे दिए जाते हैं, कहीं ना कहीं जो भी आप समझते हो, बाकी सब काम धाम किया जाता है। तो देखो क्या है, अ डेमोक्रेसी मस्ट बी बेस्ड ऑन फ्री एंड फेयर इलेक्शन वेयर दोज करंटली इन पावर हैव अ फेयर चांस ऑफ लूजिंग, यानी कि कहते हैं फ्री और फेयर इलेक्शन होने चाहिए जिसके कारण क्या हो, जो आज पावर में है ना उनके हारने के भी चांसेस रहते हैं। यानी कि फ्री और फेयर इलेक्शन होंगे तो जो अब पावर में, अगर उन्होंने उस गवर्नमेंट ने प्रॉपर लोगों के एस्पिरेशन को, लोगों की डिजायर को, लोगों के जो गोल्स है, लोगों की जो इच्छा है, उनको फुलफिल नहीं करा है, देश का डेवलपमेंट नहीं करा है, तो आने वाले इलेक्शन के अंदर उनके हारने के चांस रहने चाहिए, तभी फ्री और फेयर इलेक्शन होगा। आगे बात करते हैं पीरियोडिक इलेक्शन। ये सबसे बड़ी खास बात है डेमोक्रेसी की कि डेमोक्रेसी में एक फिक्स पीरियड के बाद, फिक्स टेन्योर के बाद, फिक्स टाइम पीरियड के बाद इलेक्शन होते हैं, चाहे वो किसी कंट्री में 4 ईयर्स का टेन्योर हो या किसी में 5 ईयर का टेन्योर हो। जैसे इंडिया के अंदर 5 साल के बाद इलेक्शन होता है, तो ये होता है एक डेमोक्रेसी की पहचान। इससे क्या होगा कि एक ही बंदे की या कुछ ही बंदों की डिक्टेटरशिप नहीं चलेगी, कुछ ही बंदों के हाथ में पावर हमेशा नहीं रहेगी। जो आज 5 साल के लिए रूल कर रहे हैं वो नेक्स्ट 5 ईयर में हो सकता है वो हार जाए और नए बंदे आ जाए। तो ये क्या होता है कि मिनिमम एक टाइम पीरियड होता है, ये डेमोक्रेसी की खास विशेष बात होती है। एक इसमें सेपरेशन ऑफ पावर पे, यानी कि डेमोक्रेसी की एक और विशेष बात ये भी है कि डेमोक्रेसी में पावर बंटी होती है। और आपको पता है डेमोक्रेसी में पावर डिफरेंट इंस्टीट्यूशंस के बीच में बंटी होती है, डिफरेंट जो गवर्नमेंट के ब्रांचेज है उनके बीच में बंटी होती है। जैसे कुछ पावर एग्जीक्यूटिव के हाथ में होगी तो कुछ लेजिस्लेटिव की और कुछ जुडिशरी की होगी। यानी कि पर्टिकुलर ना ही तो एग्जीक्यूटिव, यानी कि कुछ लोगों के हाथ में पावर नहीं होगी, चाहे वो लेजिस्लेटिव से बिलोंग कर रहे हो चाहे एग्जीक्यूटिव के, पावर बंटी होगी जिससे चेक एंड बैलेंस भी होता रहता है। और कुछ लोगों के हाथ में पावर ना होने से आर्बिट्रेरी होने की संभावना, पक्षपात होने की संभावना, डिक्टेटरशिप होने की संभावना नहीं रहेगी या बहुत कम हो जाती है ना। तो ये सिंपल सी बात है। इसके अलावा क्या है, डेमोक्रेसी एक सबसे बड़ी बात ये है कि इसमें माइनॉरिटी को रिप्रेजेंटेशन मिलता है। अगर भाई बात करें मोनार्की का रूल हो या डिक्टेटरशिप का रूल हो, तो वहां पे सिंपल सी बात है, चाहे मोनार्कियल गवर्नमेंट हो या डिक्टेटरशिप हो, वो उन्हीं के लिए काम करेगा जो मेजोरिटी ऑफ द पीपल होगे, और चूज भी ज्यादातर उन्हीं में से ही बंदा होगा फिर। तो इसीलिए वहां पे माइनॉरिटी को रिप्रेजेंटेशन नहीं मिलेगा, जिनकी संख्या कम है उनको रिप्रेजेंटेशन नहीं मिलेगा, उनको इक्वल राइट नहीं मिलेगा। लेकिन डेमोक्रेसी की सबसे अच्छी बात यही है कि उनको इक्वल रिप्रेजेंटेशन मिलता है, उनको राइट्स मिलते हैं, ताकि वो भी अपना जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है उसको इन्हांस कर सके, उसको बढ़ा सके। ये डेमोक्रेसी की एक बहुत ही बढ़िया विशेषता है अपनी। इसके अलावा फंडामेंटल ह्यूमन राइट्स, बड़ी और गजब की और अच्छी विशेषता डेमोक्रेसी की है कि यहां पर हर इंसान के पास कुछ बेसिक फंडामेंटल राइट होते हैं जिनको गवर्नमेंट कभी भी वायलेट नहीं कर सकती, गवर्नमेंट कभी भी छीन नहीं सकती। हर एक कंट्री में कुछ ना कुछ दिए गए, जैसे हमारे पहले 7 फंडामेंटल राइट थे, अभी 6 फंडामेंटल राइट है हमारे पास, जो हर सिटीजन को मिलेंगे, हर इंसान को मिलेंगे, चाहे वो रूरल एरिया में रहता हो, चाहे अर्बन में रहता हो, चाहे वो पॉवर्टी में रह रहा हो, चाहे वो इलाइट क्लास से बिलोंग करता हो या किसी भी जेंडर का हो। तो ये जो ह्यूमन राइट है ना, ये एक
इंसान को क्या करते हैं, हम प्रोटेक्ट करते हैं ताकि गवर्नमेंट कहीं अपनी मनमानी काम ना करे और ऐसा कहीं ना हो कि गवर्नमेंट अपने लिए या कुछ लोगों के फायदे के लिए किसी पर्टिकुलर इंसान के राइट को वायलेट कर ले। तो ये सबसे बढ़िया बात होती है डेमोक्रेसी। तो आई होप जितने भी फीचर मैंने आपसे डिस्कस करे वो समझ में आ रहे होंगे। मैंने कुछ एक फीचर्स को लाइन टू लाइन डिस्कशन नहीं करा, वो आपके सामने नोट्स आप कर सकते हो। मैंने प्रयास करा है कि आपको मैं सिंपल लैंग्वेज में बता सकूं, और ये जो नोट्स है ये बड़े काम के हैं, आप इनसे अपने आंसर को बेहतर भी बना सकते हो। अब इसकी कुछ कमियां जान लेते हैं भी, कुछ कमियां क्या है, डिसएडवांटेज क्या है, या कुछ लिमिटेशन क्या है डेमोक्रेसी की। तो भाई सिंपल सी बात है, सबसे पहली जो इसकी इंपॉर्टेंट लिमिटेशन है कि इसमें पॉलिसी को इंप्लीमेंट करने में, रूल को इंप्लीमेंट करने में टाइम लगता है। तो ये टाइम टेकिंग प्रोसेस है, सबसे बड़ी बात है, क्योंकि सिंपल सी बात है कि कोई भी यहाँ पे डिसीजन कोई सिंगल बंदे द्वारा नहीं लिया जाता। यहाँ पे काफी सारे लोग बैठे होते हैं पार्लियामेंट के अंदर जो डिस्कशन करते हैं, तो वहां पे टाइम लगता है। तो ये टाइम टेकिंग प्रोसेस है, इसमें फास्ट आप किसी डिसीजन को इंप्लीमेंट नहीं कर सकते। दूसरी कहते हैं प्रेफरेंस ऑफ क्वांटिटी। हाँ, ये बात भी इसकी कमी है कि यहां पे गवर्नमेंट वही फॉर्म करती है जिसके बंदे ज्यादा आते हैं, यानी कि सिंपल सी बात है, जिसके फेवर में एमपी ज्यादा है, स्टेट लेवल में एमएलए जिसके फेवर में ज़्यादा है। यानी कि ये क्वांटिटी पे बात करती है, तो कहीं ना कहीं क्वांटिटी में कई बार कहते हैं ऐसे लोग भी आ जाते हैं जिनमें क्वालिटी बहुत कम होती है। तो कहते हैं कई बार क्वालिटी नहीं हो पाने के कारण क्वांटिटी में गवर्नमेंट तो बन जाती है, लेकिन फिर उनको प्रॉपर रूल नहीं करना आता, उनको प्रॉपर सही से देश को गाइड नहीं करना आता, डेवलप नहीं कर पाते फिर वो। इसके अलावा कहते हैं ये इनकॉम्पिटेंसी का भी काम करती है, यानी कि प्रॉपर देखो कुछ एक लोग, एक पार्टी जीत के आती है तो वो कुछ एक लोगों की मेनली पार्टी होती है, वही रूल करते हैं, और उनमें ज़्यादातर कई बार ऐसे लोग भी आ जाते हैं जो पढ़े लिखे भी नहीं है, जिनको स्पेशल फील्ड की नॉलेज भी नहीं है। तो वो कहीं ना कहीं जो भी मतलब नए चैलेंजेस सामने आ रहे हैं उनको फुलफिल नहीं कर पाते हैं, उनको पूरा नहीं कर पाते हैं। इसके अलावा कहते हैं बेस्ड ऑन अननेचुरल इक्वालिटी के ऊपर बेस्ड है। भाई ये थोड़ा समझना, कहते हैं इसमें कहा गया है ना, अपने कहते हैं ना कि इसमें हर इंसान इक्वल है, लेकिन नेचर कहता है कि हर इंसान इक्वल हो ही नहीं सकता, क्योंकि हर इंसान के पास कुछ खुद की एबिलिटी होती है ना। जैसे कुछ इंसान होते हैं जैसे वो दौड़ अच्छा सकते हैं तो कुछ नहीं दौड़ सकते, कुछ इंसान होते हैं जो पढ़ाई लिखाई में बहुत इंटेलिजेंट होते हैं तो कुछ नहीं होते। तो कहते हैं मतलब जो उनका काम करने का तरीका है, जो उनके पास कैपेबिलिटी है, वो ही जब इक्वल नहीं है तो इक्वालिटी कहते कैसे कह सकते हैं। इस पर कुछ लोग क्रिटिसाइज करते हैं। वैसे ये आज के टाइम में सबसे अच्छा माना जाता है कि लॉ के सामने सभी को इक्वालिटी दी जानी चाहिए, लेकिन कहा जाता है कि जब नेचर के अंदर ही उसके पास इक्वालिटी है ही नहीं, प्रॉपर हर काम वो एक जैसा कर ही नहीं सकता, तो इसके भी कुछ लोग क्रिटिसाइज करते हैं यहां पे ना। इसके अलावा मिस यूज ऑफ रिसोर्सेज, कहा जाता है कि डेमोक्रेसी में रिसोर्स का मिस यूज होता है। क्योंकि रिसोर्स का मिस यूज कैसे होता है कि जब भी कोई भी डिसीजन लिया जाता है तो इसकी मीटिंग करवाई जाएगी, पार्लियामेंट की मीटिंग होगी, या स्टेट का है तो स्टेट असेंबली की अपनी मीटिंग होगी। तो मीटिंग के अंदर कितना सारा टाइम लगाया जाता है, तो उस टाइम में एक्सपेंस भी लगता है वहां पे उस मीटिंग्स पे, तो वो एक्सपेंस जो लग रहा है वो वहां पे कहते हैं मिस यूज हो रहा है रिसोर्सेज का। इसके अलावा लेस एफिशिएंसी भी इसका एक पॉइंट है, और लेस पार्टिसिपेशन भी इसका एक पॉइंट है। तो आई होप ये आपको समझ में आ रहे होंगे। लेस एफिशिएंसी का मतलब मैं थोड़ा बता देता हूं कि सिंपल सी बात है, हम लोग जब चूज करते हैं किसी भी व्यक्ति को वोट डाल के, तो हम तो यही सोच के करते हैं कि भाई वो बंदा प्रॉपर है ना, इस काम को ये कर पाएगा। लेकिन क्या जरूरी है क्या कि वो बंदा जो हमारे यहां से रिप्रेजेंटेटिव के तौर पे इलेक्ट होके आया है वो प्रॉपर इफेक्टिवली सभी काम को मैनेज कर पाता है कि नहीं कर पाता। आपको पता है कि ज्यादातर इलेक्शन में मनी पावर देखने को मिलती है, ज्यादातर वही इलेक्शन को जीत के आता है जिसके पास पैसे हो। तो जिसके पास प्रॉपर नॉलेज ही नहीं है, प्रॉपर जो उसके पास क्वालिफिकेशन है ही नहीं, और वैसे भी आपको पता है कोई पर्टिकुलर ऐसा स्टैंडर्ड भी फिक्स नहीं किया हुआ क्वालिफिकेशन का, तो अगर ऐसा कुछ है ही नहीं तो वो इफेक्टिवली और एफिशिएंटली कहते काम कैसे कर पाएगी वो गवर्नमेंट। तो ये इसकी कुछ कमियां हैं, किसकी, डेमोक्रेसी की कुछ कमी है। आई होप आपको समझ में आई होगी डेमोक्रेसी की लिमिटेशन या डिसएडवांटेज क्या है और डेमोक्रेसी के फीचर्स क्या है। फिर भी कोई कमी कोई त्रुटि रही हो तो दिल से माफी चाहता हूं। मिलते हैं एक नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ। जय हिंद, जय भारत।